हाँ, सो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेसिकली कैसे करते हैं, सारी ही जो ऑर्बिटल्स है हमारे क्वांटम नंबर्स के अकॉर्डिंगली वो कैसे फील होती है, उसकी सीक्वेंस वो देखी थी। फिर कौन कौन से उसमें एक्सेप्शंस है, मतलब 24, 29 कौन कौन से और याद है? 24, 29 देन 41 से 47, उसमें 43 नहीं, ओके, और देन 57 एंड 58 एंड देन 78 एंड 79 एंड 64। इतने एक्सेप्शंस है, बाकी का जो हम फील करते हैं वैसे ही करनी है। देन SPDF की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने देखी थी, तो S की कौन सी थी? NS 1 to 2। हाँ, यस, NS 1 to 2। T की क्या थी? से NS 2 ND 1 to 6। D ब्लॉक की क्या थी? NS 2 N minus 1 D 1 to 10, यस। एंड F ब्लॉक की क्या थी? NS 2 N minus 1 D 0 या तो 1 एंड N minus 2 F 1 to 14। ओके, तो ये थी हमारी S ब्लॉक, B ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ओके, जनरल मतलब तुम्हें अगर पीरियड का नंबर पता हो कि वो कौन से पीरियड में है तो n इज इक्वल टू दैट लिख दो। ओके, क्योंकि पीरियड का नंबर ही क्वांटम का नंबर आ जाता है, तो तुम वो लिख दोगे तो तुम्हारा मिल जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, ये हमने देखा था। एंड देन एटॉमिक साइज वी हैव सीन। ओके, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी, बट एटॉमिक रेडियस हमने वापस डिस्कस की थी कि पर्टिकुलरली एक्सरे स्पेक्ट्रम एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड की हेल्प से फाइंड किया एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस पता चली कि भाई दो, सपोज क्लोरीन क्लोरीन वाले दो हैं, तो जितना उनका बीच का डिस्टेंस होता है उसका क्या कर दिया? आधा कर दिया, हाफ कर दिया, तो हमें एटॉमिक रेडियस मिल गई। डन? ओके, तो आज हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से पहले 3.4 तक का न्यूमेरिकल हमने डिस्कस कर लिए हैं। 5 देख लेते हैं क्या है। तो 5 में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल हैव द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइज। ओके, तो ये तो हम कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइज की बात कर गई है और एटॉमिक साइज ऑलरेडी वी हैव डन। ओके, तो ये आधा आधा करेंगे क्या? देखते हैं, बाद में करेंगे। सो हम बात करें तो क्या बोल रहे हैं कि एटॉमिक साइज, प्रॉब्लम नंबर कौन सा है? लाओ। सो प्रॉब्लम नंबर से 3.5 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, जैसे कि क्या दिया हुआ है, से मैग्नीशियम प्लस 2, एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम प्लस 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल हैव द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइज। तो किसकी साइज ज्यादा होगी, बड़ी होगी, लार्जेस्ट होगी, और किसकी साइज स्मॉलेस्ट होगी, वो बताना है। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। +3 +2 क्या डिनोट करता है ये भी हमें पता है। सो लगाओ तुक्का नहीं, लगाओ लॉजिक और बताओ क्या होगा। mg बड़ा होगा, सबसे बड़ा लार्जेस्ट mg होगा ऐसे। लार्जेस्ट एल्यूमिनियम, दोनों आंसर आ गए। स्मॉलेस्ट नहीं होगा, एल्यूमिनियम ऐसे जाता है, एल्यूमिनियम 13 होता है ना, रेडियस
की बात चल रही है ना। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज दोनों सेम ही है। एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगी, एटॉमिक साइज कम होगी तो एटॉमिक रेडियस भी कम होगी। मेरा लॉजिक ये है कि लास्ट में जो 13 है, मतलब उस लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 3 वो होंगे, तो उस हिसाब से इन दोनों की साइज देखा जाए तो लाइक सेम होगी, क्योंकि 2 और 2 ये दोनों की साइज, हाँ, क्योंकि लास्ट में 3 ये हमने डिस्कस किया था दैट यू आर एब्सेंट, बट लॉजिक सही है कि अगर देखा जाए तो मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम की अगर हम लिखे तो हम लिखते हैं 1s2 देन 2s2 2p6 एंड 3s2 2 मैग्नीशियम, हाँ। एंड एल्यूमिनियम के लिए 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 3p1। ओके, तो मैग्नीशियम तो हमारा कौन से, क्या बोलेंगे इसके ग्रुप के, इसके ग्रुप के नाम क्या है, इसका ग्रुप का नाम, मैग्नीशियम के ग्रुप का नाम बताओ। अल्कली अर्थ मेटल्स, अर्थन मेटल्स। ओके, एंड फिर ये एक ब्लॉक में आ गया है, तो ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ये बी ब्लॉक का एलिमेंट है। हाँ, अब जो हम बात कर रहे थे कि दोनों है तो थर्ड वाले क्वांटम नंबर में, मतलब कि यहाँ अगर मेरा न्यूक्लियस है तो दिस इज माय से n इज इक्वल्स टू 1 एंड देन से थोड़ा कलरफुल कर देते हैं। ओके, एंड से दिस इज माय n इज इक्वल्स टू 2 एंड से दिस इज माय n इज इक्वल्स टू 3। ओके, ये n इज इक्वल्स टू 1 है, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पर हमने डिस्कस किया ही था कि यहाँ पर है ना s होगा, यहाँ पे s और p होगा, यहाँ पे s p और d होगा, वैसे एक एक बढ़ती जाएगी, कल ही लास्ट लेक्चर में बताया था। ओके, अब क्या है, ये है 3s2, मतलब यहाँ पे फील्ड हो गया है कौन, मैग्नीशियम, और एल्यूमिनियम है 3p1, भाई है वहीं पे, तो मतलब वैसे देखा जाए तो सेम साइज है, वैसे देखा जाए तो सेम साइज है, लेकिन वो तुम नहीं थे, तुम बताओ दोनों की साइज में कौन बड़ा और कौन छोटा। लॉजिक से, ट्रिक तो मुझे पता है कि आइसक्रीम मैं खाने वाला हूँ। मैग्नीशियम बड़ा होगा, मैग्नीशियम बड़ा होगा और एल्यूमिनियम छोटा होगा, क्यों? तो पीरियड्स में ऐसे ज्यादा होता है एटॉमिक साइज। हाँ, तो आइसक्रीम मैं खा रहा हूँ तो एटॉमिक साइज मेरी यहाँ ज्यादा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगी। आइसक्रीम मैं खा रहा हूँ, पता चल गया, ये ट्रिक है यूज करने के लिए। मैं तुम्हें लॉजिक पूछ रहा हूँ, लॉजिक आपने बोला था ना। हाँ, तो बोला ही तो था, तुम बताओ। मैंने तो बोला ही था ना। वो वाला, वो लिथियम और उसका करके आपने बताया था। जो अटैचमेंट है वो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ज्यादा रहता है किस में, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। हाँ, तो मतलब किस में ज्यादा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, तो किसके बीच में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, या सेम होगा, डिस्टेंस सेम ही है, डिस्टेंस सेम ही है, किसका डिस्टेंस है, इलेक्ट्रॉन्स का और प्रोटॉन्स का। किसकी बात है, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम, दोनों की डिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम ही है ना। पर हाँ, इसमें लाते हैं तो एक मिनट, नहीं, इतना टाइम नहीं चलेगा। तो लॉजिक ये है कि दोनों का डिस्टेंस सेम है। अगर हम ग्रुप वाइज जाते हैं तो आइसक्रीम तो जमीन खा रही है, मतलब क्या कि एटॉमिक साइज हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर अगर पीरियड 1 है, ओके, ये पीरियड 1 है, तो दूसरा एलिमेंट ये सपोज लिथियम है, ओके, तो ये आ जाएगा भाई सोडियम, ओके, तो वो पीरियड 1 में आ रहा है सपोज, तो ये पीरियड 2 में, मतलब 1 में नहीं आएगा, सपोज ये पीरियड 2 में आ रहा है, ओके, तो ये पीरियड 3 में आ जाएगा, ओके। दैट मीन्स कि एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो आंखों से दिख रहा है कि भाई इसकी साइज छोटी है और इसकी साइज बड़ी है, 3 वाले की बड़ी है, फिर और नीचे जाएंगे तो 4 वाले की और बड़ी होगी, तो पता चल रहा है लॉजिकली कि हाँ ये ऐसा है। लेकिन पीरियड वाइज यही अगर हम लॉजिक लगाए तो पता नहीं चल रहा है, क्यों? क्योंकि भाई एस भी यहीं पे है और पी भी यहीं पे है। अब कैसे लॉजिक लगाए? तो मैंने बताया था लॉजिक क्या, कि जो कहाँ गए ये दोनों, ये रहे कि इसमें
प्रोटॉन्स का नंबर कितना है 12 और इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर भी कितना है 12 और एल्यूमिनियम में यही चीज 13 एंड इलेक्ट्रॉन का नंबर भी कितने हो जाते हैं 13। तो एक एक है तब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसकी कंपेयर में जब दो दो है तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगता है। फिर तीन तीन है, सेम अमाउंट है, डिस्टेंस भी सेम है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, अमाउंट भी सेम है, यहां पर भी 5 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी 5 प्रोटॉन है, बट बढ़ता और कम होता जा रहा है। मतलब पहले केस में सपोज 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे केस में सपोज 5 प्रोटॉन्स एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो 5 प्रोटॉन्स और 5 इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज छोटी हो जाएगी। दैट इज द लॉजिक। ओके, सो छोटा कौन है अब तो पता चल गया, आइसक्रीम तो हम खा रहे हैं, तो बड़े कौन है मैग्नीशियम और छोटा कौन है एल्यूमिनियम। तो Mg बड़ा है और एल्यूमिनियम छोटा है, ग्रेटर देन लेस देन लिख दिया है हमने। ओके, अब जब आयन बनते हैं ना तो हमेशा ये याद रख लेना, आयन हमेशा जो ओरिजिनल एलिमेंट है ना उससे छोटा ही होता है। पॉजिटिव आयंस की बात चल रही है, अगेन पॉजिटिव आयन की बात चल रही है, मतलब कैटायंस की बात चल रही है। ओके, जो आयंस है, आयंस आर पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस आर ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ द ओरिजिनल एलिमेंट। क्यों भाई, ऑब्वियस है, जैसे कि यहां पे कौन है कोई भी है, मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम कहां गया, ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रही, तो यहाँ पे 2 है। ओके, मैग्नीशियम के लिए यहां पर कितने हैं, S में 2। अब वो क्या बोलने वाला है, Mg+2 करने वाला है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, डोनेट कर देगा। तो ये 2 दे दिए तो फिर तो ये यहाँ आ गया, तो ऑटोमेटिकली उसकी साइज क्या हो गई, छोटी। वैसे सबके केस में ही ये होगा। एल्यूमिनियम का ले लो, तो एल्यूमिनियम कहां पर है, 2s और 2p में 1 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पर 1 है, तो ये तीनों रिलीज कर देगा, तो वो कहां जाएगा, वापस यहीं पे आ जाएगा। ओके, कहां पे आ जाएगा, डायरेक्टली से वो तो आ जाएगा P6 में आ जाएगा। अंडरस्टूड। ओके, सो याद रखना, आयंस आर ऑलवेज इन स्मॉलर साइज कंपेयर टू देयर रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स। ओके, समझ में आ गया, मतलब कि Mg बड़ा है Mg+3 से एंड एल्यूमिनियम बड़ा है एल्यूमिनियम+3 से। हमें सीक्वेंस लिखनी थी, ये समझ में आ गया ना, ये लॉजिक हम भी हमने डिस्कस किया। अब हम बात कर रहे हैं, ये तो हमने डिराइव कर दिया है, बहुत ज्यादा भर दिया हमने, थोड़ा छोटा कर दिया। नहीं, नीचे नहीं, मतलब ऐसे ऊपर नीचे, रुको, ये क्या क्या सिलेक्शन से ऊपर नीचे जाएगा, मतलब ऐसे करके ऐसे ऊपर नीचे चला गया, ऐसे 2 हाथ से करना पड़ेगा। हाँ वो भी चलेगा, बट अभी ये कर दिया चलो दिखाई दे ना, एटलीस्ट छोटा है तो दिखाई दे रहा है, हम रेफरेंस ले सकते हैं, वो तो चला ही जाएगा, दिमाग को कष्ट देना पड़ेगा फिर ओके चलो तो क्या है, हमने ये तो डिसाइड कर लिया, मैग्नीशियम बड़ा है, एल्यूमिनियम छोटा है और उसके आयंस उनसे छोटे हैं, लेकिन हमें तो सीक्वेंस बतानी है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बताना है। ओके, तो अब तुम लॉजिक लगा के बताओ कैसे। देखो बुक में तो सेंटेंस लिख दिया होगा, बट तुम्हें समझ के आंसर लिखना है। हाँ? तो वही बोल रहा हूँ कि बुक में तो बता दिया जाएगा, बट लॉजिक समझना है कि क्यों ऐसा हुआ है। ओके, तो ये दोनों चीज तो समझ में आ गई है तुम्हें। देन नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, देखो कि हाँ बोलो। इसमें सबसे छोटा है, सबसे बड़ा होगा मैग्नीशियम, ये बात तो पक्की हो गई, हमने डिसाइड कर लिया है। देन एल्यूमिनियम। ओके, अब ये दोनों की बातें करनी है। एल्यूमिनियम +3। ओके, तो वो क्यों छोटा है? हाँ, तो आप अभी तो आपने बोला कि वो सबसे जो ओरिजिनल एटम होता है, हाँ ओरिजिनल से छोटा है, लेकिन Mg से क्यों छोटा है? तो Mg छोटा ही तो होगा। अच्छा ओके, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये 1s2 तो दोनों की सेम ही होगी ना, दोनों ने एक ने 3 लूज किए हैं, एक ने 2 लूज किए हैं, बट दोनों की वो तो 10 ही है ना इलेक्ट्रॉन। करेक्ट, लॉजिकली करेक्ट है।
ओके क्या कि अगर Mg+2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो वो हो जाएगा से 1s2 2s2 2p6 एंड Al+3 का देखें तो वो भी हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। अब बताओ क्यों? लॉजिकली सही है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए वो 10 हो गया, इसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए वो भी 10 हो गया, लेकिन अगेन वही आ जाता है वापस। बहुत टाइम जा रहा है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ क्या कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड से इलेक्ट्रॉन्स। ओके तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड से 12 प्रोटॉन्स है अभी, और यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 13 प्रोटॉन है। तो 13 प्रोटॉन है और यहाँ पर कितने हैं? 12 प्रोटॉन है, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ओके इसीलिए यहाँ पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे? एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। ओके तो मतलब क्या होगा कि ये एल्यूमिनियम है, ये मैग्नीशियम है, देन यहाँ पे आ जाएगा से Mg+2 2 है भाई, एंड से एल्यूमिनियम प्लस। अंडरस्टूड? समझ में आया? पक्का? लॉजिक समझे? ओके हाँ डन। ओके आगे देखते हैं। हाँ कम करो, ज्यादा लग रहा है। तो देखो स्मॉल, हाँ कम तो नहीं है 16 पे, इससे कम तो हो गया नहीं। अरे मैं समझ रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ। तो ये कितना है? स्मॉलेस्ट, एल्यूमिनियम +3 हमने अभी जो डिस्कस किया वो। ओके तो फिर उनके लिए वो हो जाएगा इधर ज्यादा लगेगा। इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। आगे पढ़ना है हमें, चलो। ऐसे उड़ लो बैग को, ऐसे पकड़ के ज्यादा ही लगेगा, ये पीरियोडिक ऐसे जा रहा है। कौन ये साइड खा रहे हैं तो वो साइड तुम्हें ज्यादा ठंडी लगेगी। ठीक है चलो। सो ये हमने डिस्कस किया 3.5। 3.6 क्या है देखते हैं। 3.6 है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी पहले डिस्कस तो कर ले। ओके समझ गए ये? ओके नेक्स्ट नाउ वी हैव टू डिस्कस आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। So what is ionization enthalpy? Ionization enthalpy क्या है? That we have to see. So देखो सबसे पहले आयन बनाने हैं हमें। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सबसे पहले आयन तो हमें पता ही है क्या है आयन। आयन मतलब जो एलिमेंट्स या इलेक्ट्रॉन ले ले या इलेक्ट्रॉन दे दे उसको वो +1 +2 -1 -2 ऐसे बनेगा, उसको हम आयन बोलते हैं। ओके दूसरा है एंथैल्पी। व्हाट इज एंथैल्पी? एंथैल्पी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अभी के लिए इतना याद रखो, आगे जाके हमें थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है केमिस्ट्री में। ओके सो इट इज नथिंग बट फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का फॉर्म है। ओके थर्मोडायनेमिक्स में वी विल गो डीप, और उससे भी ज्यादा डीप में फिजिक्स में हम जाएंगे। ओके बट केमिस्ट्री में एंथैल्पी आएगी से थर्मोडायनेमिक्स में 6-7 चैप्टर जो भी है वहां पे हम डिस्कस करेंगे। ओके सो आयनाइजेशन एंथैल्पी, नाम समझ में आ गया। आयनाइजेशन जो आयन है वो, एंथैल्पी मतलब क्या? एनर्जी। ओके तो व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी? तो ध्यान से सुनो। जैसे कि 1 मोल सब्सटेंस है, कोई भी एलिमेंट है, मैं सोडियम है 1 मोल। ओके मोल कंसेप्ट हम 9th में पढ़ लिए थे। ओके 1 मोल में सपोज कितने पार्टिकल्स होंगे, हमें ऐसा बोलेंगे तो एवोगैड्रो नंबर जितने पार्टिकल्स होंगे। ओके सो 1 मोल हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, से सोडियम पड़ा हुआ है। अब 1 मोल सोडियम को, और वो भी कौन सा सोडियम? गैसियस सोडियम। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर। ओके व्हेन मींस व्हेन, हाँ करेक्ट है, व्हेन यू कैन मेक आयन। ओके तुम आयन कब बना सकते हो? हम पहले बात कर रहे हैं कॉलम में, और कॉलम में हम बात कर रहे हैं अल्कली मेटल्स और अल्कली अर्थ मेटल्स। तो कब तुम आयन बना सकते हो?
जैसे कि सोडियम जो होता है तो वो जनरली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, देगा, करेक्ट। तो Na में से क्या बन जाएगा, Na प्लस बन जाएगा। ओके, एक इलेक्ट्रॉन देगा और वो स्टेबल, सबको ही स्टेबल होना है। ओके, तो ले लेके स्टेबल हो जाओ या दे दे के स्टेबल हो जाओ, लेकिन स्टेबल होना है। ओके, सो सोडियम क्या होगा, ऐसे स्टेबल हो जाएगा। तो अगर 1 मोल सोडियम लिया हमने और वो भी कैसा, गैसियस, तो उसमें से जो आयन बनेगा वो Na प्लस बनेगा, दैट इज ऑल्सो गैसियस। याद रहे, गैसियस कंडीशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। विदाउट गैसियस अगर तुमने ऐसे ही छोड़ दिया या फिर सॉलिड लिक्विड गलती से लिख दिया या एक्वियस लिख दिया, कुछ भी गलत हो जाएगा। सॉलिड में से, लिक्विड में से, एक्वियस में से यू कैन नॉट मेक आयन, आयन बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा, ऐसा समझो सॉलिड सोडियम लिया हुआ है, सॉलिड, अब तुम उसको जैसे एनर्जी दोगे, हीट, गर्म किया, एनर्जी देना मतलब हीट दी, तो जब भी हम हीट देंगे तो वो सोडियम का क्या होगा, धीरे 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 उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और वो सोडियम क्या हो जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट रीच हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू द लिक्विड स्टेट, करेक्ट। ओके, तो उसे हम ऐसे मेल्टिंग पॉइंट बोलते थे, जो पॉइंट से वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। ओके, एंड उसके बाद हम उसको फिर कंटिन्यूअसली गर्म कर ही रहे हैं, हीट गर्म कर रहे हैं मतलब हीट दे रहे हैं और से एनर्जी वी आर गिविंग। तो क्या होगा, लिक्विड भी गर्म होता जाएगा, जैसे कि भाई 50 डिग्री का है, देन 60, 70, 80, 90 उसका मेल्टिंग पॉइंट रीच होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट रीच होगा, देन इट विल स्टार्ट बॉइलिंग, जिसे हम वेपोराइजेशन भी बोलते हैं। पहला है सॉलिड में से लिक्विड में आना, वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लिक्विफिकेशन भी बोल सकते हैं। ओके, क्या, लिक्विफिकेशन, सॉलिड में से लिक्विड में आना लिक्विफिकेशन, लिक्विड में से सॉलिड में जाना सॉलिडिफिकेशन। ओके, और से मेल्टिंग भी बोल सकते हो हम। ओके, मेटल हो, सोडियम मेटल है तो उसके केस में हम मेल्टिंग भी बोल सकते हैं कि सॉलिड था उसको मेल्ट कर दिया, तो वो प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। ओके, सो मेल्ट, देन बॉइल करना, अभी भी हीट दे रहे हैं तो वो बॉइल हो गया। ओके, तो बॉइल हो गया मतलब वेपोराइजेशन फॉर्म में चला गया, मतलब लिक्विड में से कहां चला गया, गैसियस स्टेट में चला गया। अब गैसियस स्टेट में भी है, अब तुम गैसियस स्टेट में भी हीट देते जा रहे हो, एनर्जी देते जा रहे हो, तो एक पॉइंट आएगा जब वो अब कहां जाएगा, गैसियस में से और कहां जाएगा, पहले सॉलिड में से लिक्विड में आया, लिक्विड में से गैसियस आया, अब गैसियस में से कहां जाएगा, तो अब उसके पास जगह नहीं है। दैट मीन्स के एक पॉइंट के बाद क्या होगा, उसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा, जब हम कंटिन्यूअसली एनर्जी देते जाएंगे। तो समझ में आ गया। सो हियर वी आर गिविंग हीट। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी सुनना ध्यान से ना, ये समझ लिया हमने, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज नथिंग बट द एंथैल्पी और से द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक आयन। आयन बनाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। अंडरस्टूड? आयन बनाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? पक्का? ओके, हम अभी आयन ही बोल रहे हैं, पर्टिकुलरली हम पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, अभी सोडियम की बात करें तो हम पॉजिटिव आयन ही बोलेंगे, लेकिन यही केस अगर क्लोरीन की बात करें तो वहां हम एनर्जी देंगे, तो वहां पर भी इलेक्ट्रॉन तो बहुत एनर्जी देंगे तब जाके इलेक्ट्रॉन लूज होगा। ओके, तो हम अभी जनरली सिंपली बात कर रहे हैं कि आयन बनाने के लिए, बट अगेन फिर वापस क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सा आयन बनाने के लिए। ओके, क्योंकि आयन तो दोनों बन सकते हैं, पॉजिटिव आयन भी बन सकते हैं और नेगेटिव आयन भी बन सकते हैं। तो अगर हम स्पेसिफिक बोले तो क्या हो जाएगा, वी हैव टू मेक पॉजिटिव आयन। क्या? पॉजिटिव आयन। तो फिर से बोल रहा हूं, इफ वी से the amount of energy required to make positive ions, 1 mole of elements, from 1 mole of the elements to make its positive ion, that amount of energy is known as what? Ionization enthalpy. Understood? समझ में आ गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज नथिंग बट 1 मोल गिवन है। ओके, 1 मोल सब्सटेंस गिवन है, अगेन गैसियस सब्सटेंस गिवन। कंडीशन क्या क्या जरूरी है तुम्हारी डेफिनेशन में, वो
तुम कोई भी ग्रामेटिकली कोई भी सेंटेंस कैसे भी बनाओ, बट क्या क्या अंदर आने चाहिए कीवर्ड्स। पहला कीवर्ड गैसियस स्टेट में होना चाहिए, दूसरा कीवर्ड्स 1 मोल सब्सटेंस ले लो, एंड थर्ड कीवर्ड्स तुम्हें पॉजिटिव आयन बनाना है, मतलब कि तुम्हें इलेक्ट्रॉन लूज करना है, गेन करना नहीं है। अंडरस्टूड? ये 3 कीवर्ड्स डेफिनेशन में होने चाहिए, कैसे भी घुमा फिरा के डेफिनेशन लिखो। अंडरस्टूड? ओके, सो दैट इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। समझ में आ गया? पक्का? ओके, सो देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब यहाँ तो सिर्फ डायरेक्टली दिखा दिया है, क्वालिटेटिव मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट्स टू लूज इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय हिज आयोनाइजेशन एंथैल्पी टू रिप्रेजेंट एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस स्टेट इन द ग्राउंड स्टेट। इन अदर वर्ड्स, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दिस एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये सब तो तुम पढ़ोगे, बट जो मैं बोल रहा हूँ दैट इज नॉट गिवन इन द बुक, तो इसीलिए अच्छा है ना। ओके, तो याद रखना ये 3 कीवर्ड्स। ओके, क्या क्या गैसियस स्टेट में होना चाहिए। देन देखो ये तो वहाँ गैसियस वाला तो लिखा ही, इट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ओके, तो हमारे कीवर्ड्स क्या है? गैसियस स्टेट होना चाहिए, 1 मोल सब्सटेंस, एंड देखो 1 मोल मतलब क्या है? एनर्जी है। सबसे पहले तो हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, the amount of energy required to lose 1 electron, the amount of energy required to lose 1 electron from particular neutral atom। क्या बोलोगे? न्यूट्रल एटम। आयोनाइजेशन किसका कर सकते हो? जो न्यूट्रल हो, मतलब सोडियम सोडियम हो तभी कर सकते हो। ऑलरेडी तुम मतलब आयन का आयोनाइजेशन नहीं करना है हमें, न्यूट्रल एलिमेंट का आयोनाइजेशन करना है, मतलब जो आयन नहीं है उसका। तो जो सोडियम है जो हम लेते हैं कि जिसकी एटॉमिक नंबर है 11, उसका ही कर सकते हो। मैग्नीशियम तो फिर तुम लोगे पहले से ही क्या? आयन ही लोगे, तो आयन ही लोगे, उस आयन लिया, Na+ लिया, अब और इलेक्ट्रॉन निकालना है। ओके, Na+ की आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो वो कंसेप्ट आगे जाके पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, हो सकता है, बट सोचो Na+ मतलब क्या? वो स्टेबल है ऑलरेडी। ओके, Na+ मतलब वो स्टेबल है, नियॉन जैसी कंडीशन है उसकी। अभी स्टेबल को तुम अनस्टेबल करना चाह रहे हो, इतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो एनर्जी देने के बाद भी वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और तुरंत ही तुम रूम से बाहर जाओगे ना तो अचानक से इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेगा, मतलब तुम हाँ वो कर लेगा ऐसे। ओके, तो तुमने एनर्जी दी और बड़ी मुश्किल से उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अगेन वो तुरंत कहीं से भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा और वापस स्टेबल बन जाएगा, क्योंकि सबको स्टेबल ही तो बनना है। तो जो अनस्टेबल है उसी को स्टेबल बनाना है। स्टेबल को स्टेबल बनाने की मेहनत मत करो, नहीं तो बहुत ज्यादा एनर्जी चली जाएगी। ओके, एंड अगेन तुम्हारी जो एनर्जी गई उसका कोई फ्रूट नहीं निकलेगा, मतलब इट्स नॉट अ फ्रूटफुल एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि वो वापस तुरंत ही बन जाएगा, वापस पहले जैसा था वैसा। ओके, सो समझ में आ गया क्या क्या डेफिनेशन में आना चाहिए। दैट इज अबाउट द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नाउ रुको, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ ही है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हम एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, तो एंथैल्पी का जो यूनिट है, ओके सॉरी, एंथैल्पी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड एनर्जी का यूनिट हम जनरली ऐसा ही यूनिट जो लेते हैं, दैट इज जूल। लेकिन हम यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं तो वी कैन यूज किलो जूल। बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते तो हम मेगा जूल भी ले सकते थे, mj। ओके, लेकिन अभी हम जूल से ज्यादा यूज कर रहे हैं, इन थाउजेंड्स यूज कर रहे हैं। ओके, 1000, 2000, 3000, देन वी कैन से किलो जूल वी कैन टेक। तो अगर 1 मोल लिया है तुमने तो यूनिट बन जाएगा किलो जूल पर मोल। ओके, लेकिन तुमने मोल लिखा ही नहीं तो यूनिट क्या बनेगा? सिर्फ किलो जूल। ओके, मोल लिया है तो पर मोल आएगा, मोल नहीं लिया है तो पर मोल नहीं लिखेंगे। अंडरस्टूड? ओके, हाँ, तो ये सब चीजें तुम्हें पढ़नी है। देन मुझे जो चीज बतानी थी वो क्या है, अब हम बात करते हैं उसकी वापस। ओके, सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में मैंने बताया। नाउ अगर हम देखें तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो पहले की कंपेयर में दूसरा इलेक्ट्रॉन जब निकालना होगा
तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अभी ही मैंने बात की, ओके। ये सपोज देखो ये कैसे हुआ, सोडियम में से ये Na+ बन गया और ये इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, ये हमारी इक्वेशन हुई। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, से डेल्टा। डेल्टा मतलब द चेंज इन द एनर्जी, कितनी। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, सो आयोनाइजेशन का आई एंड से एंथैल्पी, और फिर हम 1 भी लिखते हैं। आयोनाइजेशन का आई, एंथैल्पी एंड 1 मतलब क्या, पहली बार तुमने इलेक्ट्रॉन निकालने की ट्राई की तब का है, क्या है, फर्स्ट टाइम। जैसे कि यहाँ तो फर्स्ट टाइम ही है, पहली बार तुमने निकाला, तो पहली बार निकाला तो ये तो नियॉन जैसे बन गया, ओके। तो जैसे कि अगेन वो जो हमने इसके पहले वाली फिगर है क्या, हाँ ये भी है ना, ओके। सपोज समझो कि मैं मैग्नीशियम, अभी हमने सोडियम लिया ना, तो सोडियम के लिए लिख रहा हूँ, कौन सा कलर ले जो आएगा यहाँ, ओके। सोडियम के लिए लिख रहा हूँ, तो सोडियम के लिए हम क्या लिखेंगे, सोडियम इज इक्वल्स टू से 1s2 2s2 2p6 1 3s1। नाउ इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो 3s और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ओके। मतलब ये फील्ड हो गई, ये फील्ड हो गई, और 3s 1 हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन निकाली, वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ी, मारना पड़ा उसे, गर्म करना पड़ा, मारना पड़ा, जो भी पीटना पड़ा, जो भी किया हमने, ओके। तो वो क्या है, दैट इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो वो क्या है, से डेल्टा आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट टाइम वाली। अब ये तो गया, अब क्या है भाई, अब इतना बाकी है, ये तो गया, अब इतना बाकी है, अभी भी तुम्हें निकालना है। वो भाई स्टेबल हो गया, लेकिन अभी जो बात की वो अभी भी तुम्हें निकालना है, ओके। तो होगा क्या, अभी मैं इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा हूँ, मार रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ, अरे मतलब फर्नेस में डाल दिया, इतना गर्म कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं निकाल सकता, निकल सकता है। लेकिन लॉजिकली सोचो, वो जो एनर्जी मैं दूंगा सेकेंड टाइम, वो इससे कैसी होगी, पहले वाले से बहुत ज्यादा होगी, ओके। सो दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा आई एंथैल्पी 2, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और ज्यादा। मान लो तीसरा निकाला, ऐसे समझो सोडियम नहीं है, एल्यूमिनियम है, तो तुम पहले एल्यूमिनियम में से गए एल्यूमिनियम +1 में, फिर गए तुम एल्यूमिनियम +2 में, देन तुम गए एल्यूमिनियम +3 में। मतलब एल्यूमिनियम में से पहले तुम मैग्नीशियम जैसे बने, फिर मैग्नीशियम के बाद तुम सोडियम जैसे बने, और सोडियम के बाद तुम नियॉन जैसे बने। तो यहाँ जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो कम होगी, फिर उससे भी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कब, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे तब, और उससे भी ज्यादा एनर्जी कब, जब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। सिंपल है, समझ में आ गया, पक्का, ओके। चलो, सो दिस इज अबाउट द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नाउ अभी आगे हम वापस बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन से एटॉमिक रेडियस की तो हमने बात कर ली, ओके। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनसे कॉलम वाइज डिस्कस करते हैं, ओके। कॉलम, तो ये हमारा कॉलम है, ग्रुप, ओके। सो ग्रुप में हमें पता ही है, ओके, क्या एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगी, बढ़ेगी। आइसक्रीम जमीन खा रही है, तो होगा क्या, सपोज ये लिथियम, ये सोडियम, ये पोटेशियम। अब तुम सोचो, ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, सबको ही एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, सबकी ही लास्ट ऑर्बिट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, सबको ही एक निकालना है, सबको ही एक निकालना है। तो कौन, लॉजिकली सोच के बताओ कि सपोज मैं कंपेयर कर रहा हूं लिथियम की और से पोटेशियम की, सो कौन इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल देगा, एट द सेम टाइम कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, कम एनर्जी, पोटेशियम। क्यों, क्योंकि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। हाँ, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। क्यों कम है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, और कम अट्रैक्शन है, और कम अट्रैक्शन वाले का बॉन्डिंग अगर तुम्हें तोड़ना हो तो थोड़ी एनर्जी दो और बॉन्डिंग टूट गई, सिंपल, ओके। सो अट्रैक्शन कम है, मतलब वो जो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, वो बॉन्डिंग ही क्या है, वीक है,
तो वीक बॉन्डिंग है, थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे यहाँ ऐसे छोटे से ऐसे 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 मारा इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ हाँ थोड़ा मारना पड़ेगा तब जाके इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मारना नया बॉडी। ओके चलो समझ गए। ओके तो ये तो सिंपल था क्या, एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज की बात नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सो इन अ ग्रुप इफ वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी? वैल्यू क्या होगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू? लिथियम के लिए कोई आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, इसके लिए कुछ होगी, इसके लिए कुछ होगी, इसके लिए भी कुछ होगी। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी? इसकी कंपेयर में इसकी क्या होगी, इसकी कंपेयर में इसकी क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी या डिक्रीज होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल डिक्रीज। अंडरस्टूड? ओके अब ये तो समझ में आ गया अच्छे से तुम्हें। ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होने के लिए दो है फिनोमिनन। एक फिनोमिनन तो हमने डिस्कशन में ही अंदर घुसेड़ दिया, क्या? दैट इज एटॉमिक रेडियस, और उसको कनेक्ट कर दिया किससे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। सो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा ऑब्वियसली। और एक चीज होती है शील्डिंग इफेक्ट। क्या होती है? शील्डिंग इफेक्ट। अभी जो तुम बैग बीच में रखने की बात कर रहे थे। ओके तो व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट? सपोज मैं यहां खड़ा हूं, ओके मैं यहां खड़ा हूं मतलब मैं प्रोटॉन हूं, ओके और बोर्ड की वो साइड सपोज जूमी है, ओके मैं प्रोटॉन हूं, जूमी इलेक्ट्रॉन है। ओके नाउ मेरे और जूमी के बीच में अट्रैक्शन डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड है। ओके अगर कम डिस्टेंस होगा तो ज्यादा अट्रैक्शन, अगर लॉन्ग डिस्टेंस होगा तो कम अट्रैक्शन। ओके चल कोई बात नहीं, हंस ले। ओके तो अभी ये है, अब होता क्या है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है, ओके जैसे कि अभी मैं यही खड़ा हूं तो डिस्टेंस इतना ही है, तो कितना डिस्टेंस है? कुछ नहीं भाई, मैं हूं न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाद डायरेक्टली n इज इक्वल टू 1 में वो है, ओके बट अब वो थोड़ी दूर गई तो मैं यहां हूं और वो n इज इक्वल टू 1 बीच में है, और वो है कहां पे? मतलब वो इलेक्ट्रॉन है तो वो कहां पे है? n इज इक्वल टू 2 में है और थोड़ी दूर गई तो मैं न्यूक्लियस में यहीं पे हूं बट वो कहां चली गई? n इज इक्वल टू 3 में चली गई। अंडरस्टूड? अब जितने हम दूर जाते जाएंगे, दूर, ओके तो होगा क्या कि ये इतने इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना, जैसे वो n इज इक्वल टू 3 पे पहुंच गई, अब n इज इक्वल टू 1 में भी इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही, n इज इक्वल टू 2 में भी इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही, ओके तो ये सारे n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2 वाले इलेक्ट्रॉन्स मिलकर बीच में एक लेयर बना देते हैं, एक स्क्रीनिंग बना देते हैं। ओके मतलब हम दोनों के बीच में क्या बना दिया? एक लेयर बना दिया, एक स्क्रीनिंग बना दी, जिससे कि क्या हो रहा है? अब तो मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा वो इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन को वो इलेक्ट्रॉन दिखाई भी नहीं दे रहा है। अट्रैक्शन की तो बात ही कहां पे? अंडरस्टूड? नॉट इवन विजिबल। तो हुआ क्या? वो दिखाई भी नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दिया? देखो भाई एटॉमिक रेडियस बढ़ने की वजह से ऐसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जा रहा था? कम हो जा रहा था, क्योंकि वो दूर जा रहे थे। अभी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, क्यों? ड्यू टू दिस स्क्रीन और से लेयर, और ये फिनोमिनन जो है बीच में ये स्क्रीन आ जाना और ये लेयर बना देना, जो कौन बनाता है? ये बीच वाले क्वांटम नंबर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो लोग ये बना देते हैं। ओके उसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और डिक्रीज होता है। समझ में आ गया? यही फिनोमिनन को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अंडरस्टूड? तो मतलब बीच में ऐसा समझो कि हम है यहाँ पर, अभी हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। ओके मतलब बीच में कुछ नहीं है, यहाँ पर बीच में कोई इलेक्ट्रॉन कोई मगजमारी कुछ नहीं कर रहा, अभी अट्रैक्शन है, जैसा होना चाहिए वैसा है। अब बीच में क्या आ गया कि ये एक पेन आ गई, पूरी पेन है ऐसा समझो, ये दरवाजा है, ये ऐसी इतनी बड़ी बुक आ गई बीच में ऐसे। ओके तो क्या हुआ? एक लेयर हो गया, एक लेयर हो गया। अब ये लेयर हो गया मतलब क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम हो गया। अब ये लेयर के बाद अंदर वो इलेक्ट्रॉन सारे बीच वाले इतने मजे कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, दूसरा लेयर बना दिया। ओके अब ये दूसरा लेयर बना दिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया?
और कम हो गया। अब इतना कम हो गया ना, अब उसको कोई ऐसे टच भी करेगा ना तो वो ऐसे निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ही नहीं, और उसको तो स्टेबल ही होना है, मतलब मुझे स्टेबल होना है, लेकिन मुझे स्टेबल करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अंडरस्टूड? अच्छे से समझ में आ गया? ओके, चलो वापस आ जाते हैं हम अपनी जगह पर। तो ये क्यों हो रहा है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी के हमने लॉजिक समझे, तो क्या क्या लॉजिक आएंगे? एटॉमिक रेडियस, शील्डिंग इफेक्ट, और दोनों के साथ कनेक्शन किसका है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का। एटॉमिक रेडियस एंड शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ये होता है। तो तुम्हारे आंसर जो तुम भी लिखो कि भाई इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा, इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम, तो उसमें तुम्हें ये नहीं लिखना है कि भाई आइसक्रीम जमीन खा रही है और आइसक्रीम हम खा रहे हैं। ओके, लॉजिकली तुम्हें आंसर लिखना है, वो याद रखने के लिए है, क्योंकि वो JEE नीट में क्या होगा, वहां तुम्हें लॉजिक दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो MCQ में आंसर टिक ही करना है। ओके, वहां लॉजिक जरूरी नहीं, तो वहां तुम आइसक्रीम खाओ, जमीन को खिलाओ, जो करना है करो। ओके, बट यहाँ लिखना पड़ेगा, तो हमें उसका रीजन देना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है वैसा। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? सो एटॉमिक रेडियस एंड शील्डिंग इफेक्ट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी समझ में आ गया? ओके, चलो नाउ आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमने कॉलम में देखा। नाउ आयोनाइजेशन एंथैल्पी कॉलम में देख तो लिया, और एक चीज डिस्कस कर रहे हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन हैलोजन। ओके, थोड़ा अलग है, इसीलिए डिस्कस करना पड़ेगा। क्या अलग है इसमें? हैलोजन में थोड़ा अलग है। क्या अलग है? देखो, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। ओके, चलो ये रेडियो एक्टिव है, इसको तो ना लो तो भी चलेगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब यहां पर क्या होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी का? सेम ही होगा, हाँ या ना? नहीं होगा? क्योंकि आपने भी बोला ना उनका कॉन्सेप्ट बोला ना, इसमें सबसे ज्यादा फ्लोरीन वो होगा, जल्दी ले। ये लोग साले दानवीर है, सारे, नॉट साले ये लोग सारे दानवीर है। ओके, मतलब इनको इलेक्ट्रॉन क्या करना है? डोनेट करना है, चैरिटी करनी है, देने हैं। लेकिन ये भाई लोग, ये तो मांगता ही करते हैं तो इनको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये 9 है तो इसको 10 बनना है, ये 17 है तो इसको 18 बनना है, ये जो भी हो उसको 36 ही बनना होगा ओके, 36 बनना, 35 है ना, तो 36 बनेगा ना। ओके, समझ में आया? तो हो क्या रहा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हम जाए तो ये वो एंथैल्पी है जो हमें देनी पड़ती है एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकालने के लिए। भाई ये लोग तो लेने वाले हैं, उनको तो चाहिए और तुम उनके पास से लेने जा रहे हो। ओके, मतलब शेर के मुंह में से तुम शिकार वापस लेने जा रहे हो, तो वो कैसे चलेगा? वो तो तुम्हें देख के तुम्हें भी झपट लेगा और तुम उसके मुंह में जो है वो लेने जा रहे हो। ओके, सो लाइक दैट यहाँ पर जो है वो केस तुम वैसा मत याद रखना। ये ग्रुप वाइज तो है ही, कॉलम वाइज, लेकिन कॉलम वाइज हेलोजन जो ग्रुप है दैट इज एक्सेप्शन। क्या ग्रुप, क्या एक्सेप्शन है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, तुम्हें देना ही है, तुम्हें तो क्या करना है? देना है, और ये लोग तो लेने वाले हैं। ओके, बट देना है इन व्हाट सेंस? नॉट ये लोग दे रहे हैं, तुम्हें इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना है एनर्जी देकर। तो भाई ये लोग एनर्जी, इलेक्ट्रॉन लूज करे वैसे लगते हैं? ये सारे तो लेना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन, तो उनको लूज करवाना तो कितना टफ काम है, ऑब्वियस है। ओके, तो इसलिए अब इनकी अगर बात करें, ओके, तो क्या होगा? पहले सोचो तो सही, इनकी बात करें अगर ऊपर से नीचे जाए तो एटॉमिक साइज नहीं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होगा? क्योंकि अट्रैक्शन तो उसका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में ज्यादा है, तो उसमें ज्यादा लगेगा। हाँ, अब देखो तुम्हें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन लूज करवाना है। ओके,
तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो तो बहुत ही ज्यादा क्या है, कनेक्टेड है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। ओके, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा है, अब तुम्हें यहाँ पे एनर्जी इतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर वो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। लूज करवाना है, मतलब फ्लोरीन माइनस कब बनेगा, जब लेगा, लेकिन हमें माइनस नहीं, फ्लोरीन प्लस करवाना है। ओके, समझ में आ गया। सो ये केस में ये लोग तो क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करवा रहे हैं, इनका इलेक्ट्रॉन लूज करवा रहे हैं। ओके, फिर भी अगर बोला जाए तो कॉलम वाइज क्या होगा, तो हम बताएंगे कि इसको तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको कम एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको उससे भी कम, उससे भी कम। तो यहाँ पर भी सिनेरियो सेम है, लेकिन एक्सेप्शन आता है पीरियड्स में, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पीरियड्स में क्या होता है, अब पीरियड्स का सोचो, चलो पीरियड्स में क्या होगा। पीरियड्स में सबसे ज्यादा इस जो स्टेबल एथिन वाला ग्रुप हमारा नोबल गैस है, तो वो स्टेबल होगा, तो वो स्टेबल को ज्यादा एनर्जी देगा। स्टेबल को सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर हेलोजन को उससे इलेक्ट्रॉन लूज करवाना है तुम्हें, प्लस बनाना है। हाँ हाँ ना, तो देखो, हाँ, पीरियड की बात चल रही है। हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब फोर्सेस ऑफ एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है, एटॉमिक रेडियस बढ़ गई, ऊपर से नीचे गए तो एटॉमिक रेडियस बढ़ गई, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो नीचे क्या है, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि इजीली रिलीज होते जाएंगे। ऊपर थोड़ी टफ सिचुएशंस है। ओके, तो इट विल डिक्रीज। ओके, ग्रुप की बात करें हम, तो इट विल आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल डिक्रीज। देन पीरियड की बात करें हम, तो पीरियड की बात करें तो वही फंडा लगाओ, आइसक्रीम कौन खा रहा है, हम खा रहे हैं। एटॉमिक साइज क्या है, कम होती जा रही है। एटॉमिक रेडियस क्या है, कम होती जा रही है। डन। एटॉमिक रेडियस कम होती जा रही है, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होते जाएंगे, और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और अब तुम निकालने की बात कर रहे हो, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी पीरियड्स में। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। तो इसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। हम अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, इसमें एक्सेप्शंस तो है, वो एक्सेप्शंस की अभी बात कर रहे हैं, वो बात करें उससे पहले हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल्स। ओके, हाँ, तो ये रहा, यही नहीं, ये हमने 3.5 कर लिया। नाउ वी आर मूविंग से 3.6। सो 3.6 में क्या बोल रहे हैं, देखो, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज ऑफ द थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, थर्ड वाले पीरियड्स के एलिमेंट्स की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, पहली बार जो इलेक्ट्रॉन निकाला वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी गिवन है। पहले के लिए है 496 किलोजूल पर मोल, मतलब सोडियम के लिए, तुम लोग मुझे दे दो तो मैं लिख लेता हूँ। सो ये हमने देख लिया। देन किसके लिए, सोडियम की बात कर रहे हैं, कहाँ गए, थोड़ा कलरफुल करते हैं, बहुत दिन से कलरफुल। हाँ चलो, इसमें लिखे दे रहे हैं। ओके चलो, तो हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या गिवन है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब डेल्टा आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 की बात चल रही है।
उसमें क्या है, सोडियम की गिवन है 496, देन मैग्नीशियम की भी गिवन है 737, देन सिलिकॉन की गिवन है 786। दैट्स इट। ओके, ये सारी क्या है, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। ये हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉब्लम। ओके, अब हम क्या बोल रहे हैं, वो क्या पूछ रहे हैं, प्रिडिक्ट वेदर द डेल्टा आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू फॉर एल्यूमिनियम। जो एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो 575 के आसपास होगी और 760 के आसपास होगी। जस्टिफाई योर आंसर, क्या होगा। ये 3 के लिए गिवन है और ये 3 के बीच में जो है, ओके, ये 3 के बीच में जो है वो क्या है, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के लिए क्या होगी, वो होगी 575 या 760, क्या होगी, 760, क्यों? क्योंकि एनर्जी उससे ज्यादा चाहिए होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए कंपेयर टू मैग्नीशियम। हाँ, कंपेयर टू मैग्नीशियम ज्यादा चाहिए होगी ना उससे। ग्रुप नंबर भी 13 है और वैसे वो पीरियड्स में पीरियड में भी उस लेफ्ट साइड तो राइट साइड ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी। हाँ, तो चलो क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारा आंसर है क्या, 760। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं कि एल्यूमिनियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी। सो सोडियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मतलब वी आर मूविंग इन अ पीरियड में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली एटॉमिक साइज क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता जाएगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इंक्रीज हो रहा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यस 760 आएगा। अंडरस्टूड। तो उसमें तुम्हें शील्डिंग इफेक्ट का आंसर भी लिख देना है, ओके। बट यहाँ पे मोर क्लोज टू 575 लिखा है, क्यों? इट विल बी मोर क्लोज टू 575 किलो जूल पर मोल। द वैल्यू फॉर एल्यूमिनियम शुड बी लोअर देन दैट ऑफ द मैग्नीशियम बिकॉज ऑफ इफेक्टिव शील्डिंग ऑफ 3p इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय 3s इलेक्ट्रॉन्स। करेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट आएगा। देखो क्यों आएगा, समझो। ये तो पढ़ लिया हम, स्ट्राइक हुआ है अभी नहीं हुआ, नहीं हुआ, शील्डिंग इफेक्ट वही आंसर है। हाँ, शील्डिंग इफेक्ट तो पता है, तो क्यों पहले हमने ये लिखने के टाइम पे शील्डिंग इफेक्ट क्यों हमने ध्यान में नहीं लिया। तुम देखो, क्या देखो, मैंने पढ़ा, मैं समझ गया कि गलती कहाँ हुई है। अब तुम भी समझो कहाँ गलती हुई है, अभी पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, सोडियम के लिए लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1, मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2, एल्यूमिनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p1, एंड सिलिकॉन के लिए भी लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2। ओके, 786 से तो दोनों ही छोटी है, इसके साथ तो कंपेयर करना ही कुछ है नहीं। अब हमें ये दोनों के बीच की बात करनी है, मतलब किसकी, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से पहले आएगा या बाद में आएगा, उसकी बात करनी है। तो देखो शील्डिंग इफेक्ट अभी हमने देखा था, क्या बीच में क्वांटम नंबर अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स आ जाती है, उसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट होती है।
तो यहां अगर हम देखें तो शील्डिंग इफेक्ट देखो, यहां पर कौन है 3s2 और यहां पे क्या है 3s2 एंड 3p1। तो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी इजी हो जाएगी, समझे। अगर इसको हम लिखें तो अगर वो हम लिखे 3s2 एंड 3p1, तो सोचो कि यहाँ s में से तुम्हें निकालना है, तुम्हें क्या करना है s में से इलेक्ट्रॉन निकालना है। देखो ये भी एक चीज याद रख लेना, चलो बाद में बताता हूँ। s में से इलेक्ट्रॉन निकालना है और यहाँ पे कहां से निकालना है p में से निकालना है। तो S तो ऑलरेडी स्टेबल है, एटलीस्ट पर्टिकुलरली S की कंपैरिजन करें हम, मतलब S को ही कंसीडर करें तो देखो ये याद रख लेना, क्या जो एनर्जी लेवल होता है ओके स्टेबलाइजेशन के लिए और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, एनर्जी लेवल होता है वो S का ज्यादा होता है देन P का उससे कम होता है, भले ही क्वांटम नंबर सेम हो। जैसे कि यहाँ पे क्वांटम नंबर सेम है 3s2, ये भी 3 है ये भी 3 है दोनों ही, लेकिन अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन P में है तो वो लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में है और S में है तो वो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में है, और D उससे भी कम एंड F उससे भी कम। अंडरस्टूड। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होता जाएगा कम होता जाएगा। कब? सिर्फ SPDF की अगर बात करें तो सिर्फ SPDF की ओके मतलब क्वांटम नंबर सबके लिए क्या है सेम है। सपोज यहाँ पर भी से 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, सभी 5 के गिवन है ओके क्वांटम नंबर सबके सेम है। तो S और P की बात करें ओके तो P का जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा S का। वैसे ही अगर यहाँ पर देखो तो क्वांटम नंबर यहाँ पर क्या है 3 और यहाँ पर भी क्या है 3, दोनों का 3 ही है, तो 3 ही है तो S में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और P में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है तो ये तो इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, थोड़ी कम एनर्जी से भी इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा लूज कर देगा। इसीलिए इसकी कंपेयर में एल्यूमिनियम कहाँ आ जाएगा हमारा सोडियम के बाद। ओके तो एल्यूमिनियम सोडियम के बाद आ रहा है मतलब मैग्नीशियम से कम, तो मैग्नीशियम से कम वैल्यू होगी तो 737 से कम कौन सी है 570। अंडरस्टूड, समझ में आया। सो शील्डिंग इफेक्ट आल्सो वी हैव टू टेक केयर ओके। आयोनाइजेशन हमने देखा ना कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी में हमने मेन क्या देखा, एटॉमिक रेडियस, शील्डिंग इफेक्ट, फैक्टर से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ओके, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस जो भी बोलो, समझ में आ गया पक्का ओके। तो क्या आएगा 575 वाला आंसर आएगा, गलती ना हो पाए। अंडरस्टूड ओके चलो ओके तो ये था हमारा 3.6 ओके। तो 3.6 तक का तो हमने देख लिया है। नाउ ये मैग्नीशियम एल्यूमिनियम वाला तो मैंने तुम्हें अभी दिया था, तुमने कर दिया है ओके। यहाँ पर जो एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन अभी हम डिस्कस तो कर लेंगे, बट उससे पहले मैं तुम्हें देता हूँ वो सपोज तुम करो। जैसे कि एकदम सिंपल क्या है, कार्बन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ये तीन को एटॉमिक रेडियस के अकॉर्डिंगली ऑर्डर में लिखो, किसकी एटॉमिक रेडियस कम, फिर किसकी उससे ज्यादा और किसकी सबसे ज्यादा, विथ रिस्पेक्ट टू एटॉमिक रेडियस कार्बन, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। एटॉमिक रेडियस किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी वही लिखना है। मतलब सिर्फ तुम्हें सीक्वेंस बतानी है कि भाई कार्बन की एटॉमिक रेडियस सबसे कम होगी, देन सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम, वैसे कोई भी सीक्वेंस दो मुझे ऐसे बोलो, सबसे कम किसकी होगी, सिलिकॉन की, एल्यूमिनियम की, कैसे होगी? लॉजिक ही कैसे लगाओ दिमाग।
सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज। देखो ये सब में हम एटॉमिक साइज की बात कर रहे हैं। हाँ मैं एक चीज बताने जा रहा हूँ कि एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस की डायरेक्ट कंपैरिजन तुम एटॉमिक नंबर से मत कर देना, नहीं तो ऐसे ही सर इसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है फिर ये ऐसे नहीं करना। हाँ सबसे पहले एल्यूमिनियम, सबसे पहले से एल्यूमिनियम, उसके बाद उसकी कम होगी। हाँ नहीं, फिर? सबसे ज्यादा इसकी होगी। उसके बाद कार्बन, उसके बाद सिलिकॉन। ओके क्यों? क्योंकि अगर हम लाइक ग्रुप में अगर हम देखें तो राइट साइड के जो होते हैं एलिमेंट उनकी कम होती है कंपेयर टू लेफ्ट साइड के जो होते हैं एलिमेंट उनसे साइज में। लेफ्ट साइड में तो इसमें कोई है ही नहीं, सभी तो राइट में है। हाँ वही, बट इसलिए सबसे पहले ग्रुप वाइज भी अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम आता है, उसके बाद ये अपना कार्बन क्योंकि वो ऊपर है और ये अपना सिलिकॉन उसके नीचे है, टॉप और बॉटम वाला, तो वो दोनों कौन हाँ, तो वो तुम्हें मतलब पीरियोडिक टेबल याद रहना हाँ। चाहिए। तो वो लिन्या की रब से फरियाद थी, फिर बेटो बैंगन, मांगे आलू, का, गाजर, फिर हाँ दैट इज बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ओके एंड देन ये क्या था? बोरॉन का टेलुरियम। ओके टेलुरियम नहीं आता। हाँ मुझे भी कोई कासी ओल्ड स्टाइल से टीको में आता है। टीले सॉरी कासी जटीले टीन में कासी जटीले ऐसा बताया था ना, जटिल वीडियो में बताया है कासी जटीले। तो जटी टी मतलब तीन और ले मतलब लेड। ओके हाँ सो कहाँ गए हम? आ गए तीनों के तीन। हाँ तो देखो ये तीन की बात चल रही है और अगर ये तीन की बात करें तो हमें पता है कि एटॉमिक साइज यहाँ ज्यादा है और यहाँ कम है, मतलब तो ये तो कैसे हो गया? एल्यूमिनियम की ज्यादा है ना कंपेयर टू इन दोनों। हाँ ज्यादा है, हाँ एटॉमिक साइज की बात चल रही है तो एल्यूमिनियम की दोनों से तो ज्यादा ही है। ओके अब कार्बन और सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन की ज्यादा है और कार्बन की कम है। गलत हो गया। कौन कौन खा रहा है? जमीन खा रही है, तो कार्बन की कम है और सिलिकॉन की ज्यादा है, तो सिलिकॉन की एटॉमिक साइज ज्यादा है कंपेयर टू द कार्बन। तो हमारी सीक्वेंस ये होगी एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड कार्बन। वो आगे फिर जरा। हाँ तो इसीलिए ये लिखना पड़ेगा। ओके ये लिख कर ही करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? समझ में आया? ओके हाँ ओके चलो हो गया 10th हो गया। सर मुझे तो प्ले ग्रुप में जाना। क्या करना है? ग्रुप में जाना। हाँ तो यहाँ पर हम एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं। ओके सो जो एक्सेप्शन है पीरियड्स में जो देखा गया है वो है ओके यहाँ पर से 1 2 3 4 5 6 तो से यहाँ पर है लिथियम। ओके तो लिथियम देन बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ओके तो लिथियम है, उसके बाद से ये दूसरा एटॉमिक नंबर बढ़ा तो ये ऐसे बढ़ गया। ओके देन जो ये सीक्वेंस है ये बढ़ गया ऐसे। देन अब क्या हुआ? ये कौन आया है? ये भाई साहब ये लिथियम था, ये कौन है? बेरिलियम। अब हमें क्या पता है कि पीरियड्स की बात करें हम तो पीरियड्स में आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? पीरियड्स में ना
इंक्रीज होनी चाहिए, करेक्ट। तो पीरियड में आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होनी चाहिए, तो यहाँ तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ से नेक्स्ट जो है वहाँ पे डिक्रीज हो रही है, ओके, जो है बोरॉन। फिर बोरॉन से अगर वापस हम गए तो ये जो आए हम, ओके, ये कहाँ मैंने बना दिया, हाँ ओके कोई बात नहीं। तो बोरॉन के बाद क्या आ गया, कार्बन, देन कार्बन के बाद ये कार्बन है, ओके, देन यहाँ कार्बन, ये क्या है हमारा नाइट्रोजन। देन नाइट्रोजन के बाद अभी ऑक्सीजन बढ़ना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन भी क्या हो रहा है, से कम हो रहा है, थोड़ा कम हो रहा है से। एंड देन वापस जो फ्लोरीन है वो क्या हो रहा है, ऐसे ग्राफ, ओके। किसका ग्राफ है ये, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ग्राफ है। और यहाँ पर तुम एटॉमिक नंबर भी बोल सकते हो, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं, ओके। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये जो दो एक्सेप्शन थे, कौन से दो, एक तो भाई बेरिलियम के बाद बोरोन जो है वहां पे बढ़नी ही चाहिए, पीरियड एक ही है तो बढ़नी ही चाहिए, तो क्यों ऐसा हो रहा है, सबका पीरियड एक है, हाँ देख लो, जैसे कि लिथियम, तो लिथियम के लिए 1s2 2s1, ओके। देन बेरिलियम की बात करें तो 1s2 2s2, देन बोरॉन की बात करें तो 1s2 2s2 2p1, तो सबका पीरियड कौन सा है, 2, ओके। तो सबका पीरियड तो सेम ही है, तो पीरियड में अगर हम जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज कम हो रही है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो तो एटॉमिक आयोनाइजेशन एंथैल्पी कंटीन्यूअसली इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन कंटीन्यूअसली इंक्रीज नहीं हो रही है। दो एक्सेप्शंस है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का एंड बेरिलियम बोरॉन का। तो क्यों, तो देखो बेरिलियम और बोरॉन का तो यहीं पे लिख दिया है, तो बेरिलियम और बोरॉन का यहाँ लिखा है, अभी ही बताया था। शील्डिंग इफेक्ट तो नहीं, अब शील्डिंग इफेक्ट नहीं है यहाँ पे, कहाँ शील्डिंग इफेक्ट है, यहाँ 2s2 तो थे ही, और यहाँ पे 2s2 और 2p1, मतलब शील्डिंग इफेक्ट इसकी और प्रोटॉन की बात करें तो हाँ यहाँ 2s के शील्डिंग इफेक्ट है, ये जो 2s2 है उसके शील्डिंग इफेक्ट है। शील्डिंग इफेक्ट तो तुम लिख ही सकते हो आंसर में। अगेन दूसरा जो है, अभी जो मैंने बताया था कि S, P, D और F, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो इसका और ये जो प्रोटॉन होगा बेरिलियम का, उसके बीच के कंपेयर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। P वाले में यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ओके। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर P में कम है तो वहां इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और बेरिलियम में थोड़ी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, अंडरस्टूड। दैट्स व्हाई ये जा रहा है नीचे, समझ में आया। तो ये ऊपर जाना चाहिए था लेकिन नीचे गया, क्यों, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या है, कम है, ओके। मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लेस है, तो लेस है तो इजीली बाहर निकल जाएगा। किसका, बोरॉन का पहले निकलेगा, देन बेरिलियम, मतलब कम एनर्जी में से बोरॉन का निकल जाएगा और ज्यादा एनर्जी से बेरिलियम का निकलेगा, अंडरस्टूड। दूसरा एक्सेप्शन है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का। तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के लिए अगर हम लिखे, सो नाइट्रोजन के लिए लिखे तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p4 और कितने हो गए, से 2px1 2py1 2pz1, ओके। तो कितने हो गए, 4 और 3 7 हो गए, 7 हुए ना, 7 ही है ना, हाँ, ओके। नाइट्रोजन, देन अब कौन है, ऑक्सीजन 8, तो 1s2 2s2 2p3 की जगह 4, तो क्या हो जाएगा, px में 2, देन 2py में 1 2pz में 1। तो वो अगर तुम ड्रॉ करो तो यहाँ पर क्या होगा, 1 1 1, और यहाँ पर क्या होगा, 1 1, ओके। सो इट इज इजियर टू रिमूव, ये स्टेबल है इसकी कंपेयर में, so it is easier to remove this electron from oxygen compared to any of one from nitrogen, okay।
सो कम एनर्जी से ये निकल जाएगा एंड देन ये ज्यादा एनर्जी से निकलेगा, दैट्स व्हाई ये इफेक्ट हमें दिखाई दे रही है। सो दिस टू आर द एक्सेप्शंस। हो गया कंप्लीटली, अंडरस्टूड, पक्का। सो दिस इज अबाउट द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जो हमारा जो हुंड ने जो प्रिंसिपल दिया था कि जो पेयरिंग में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो वो पेयरिंग में इलेक्ट्रॉन फिल करे तो ऐसे ही फिल होंगे, तो फिर ये जल्दी रिलीज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे तुम्हें आयोनाइजेशन एंथैल्पी में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, एटॉमिक रेडियस, शील्डिंग इफेक्ट एंड द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन SPDF कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन SPDF। तो S का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा, P का कम, D का और कम और F का तो और कम। वो और कम क्यों है? ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि D का सबसे कम है। क्यों? क्योंकि बीच में S, P और D वाले हैं वो जो हल्ला कर रहे हैं और शील्डिंग इफेक्ट कर दी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का किधर कम कर दिया। अंडरस्टूड, समझ में आए? सो ये दोनों एक्सेप्शंस है वो याद रखना, बेरिलियम और बोरोन का एंड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अंडरस्टूड। तो ये हमारा पूरा टॉपिक था आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। क्या देखा हमने पूरा आयोनाइजेशन एंथैल्पी में? आयोनाइजेशन एंथैल्पी में हमने सब डिस्कस भी किया है, एटॉमिक रेडियस के बारे में भी बात की है और डेफिनेशन भी हमने देखी। क्या डेफिनेशन में भी मोल कंसेप्ट, देन फोर्सेस ऑफ गैस में होना चाहिए और भी कुछ था ना, कीवर्ड बताया थे ना मैंने, मोल, गैस, पॉजिटिव आयन बनने चाहिए। ओके, ये क्या हुआ? कैसे? अरे चालू ही था क्या? बंद हो गया? चालू ही था। अंडरस्टूड, ओके, समझ में आ गया पूरा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, जो एक्सेप्शंस है वो भी याद रखने हैं। न्यूमेरिकल में भी जो हमने देखा वो अच्छे से ध्यान रखना। क्या? जो शील्डिंग इफेक्ट थी, वो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो एल्यूमिनियम है वो मैग्नीशियम से भी ऊपर चला जा रहा है। ओके, मतलब उसमें से इजी है, वो यही चीज हो गई ना। अब ये वो दूसरे वाला है एल्यूमिनियम, मतलब क्या? थर्ड पीरियड। समझ में आया? ये जो मैंने बताया वो एक्सेप्शन किसके, कौन से पीरियड का है? सेकेंड पीरियड का है। अब यही एक्सेप्शन मतलब यही लाइन, यही चीज, ओके, वो थर्ड पीरियड के लिए है, क्योंकि जो गिवन था मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, तो सोडियम, मैग्नीशियम तो मतलब वो कहाँ पे? ये तो लिथियम और वो सब है, तो ये सेकेंड पीरियड है। और वो कौन से हो गए? थर्ड पीरियड हो गए, क्योंकि 3s2 3p 1 2 3 4 स्टार्ट हो जा रहा है थर्ड पीरियड। तो थर्ड सारे पीरियड्स में कंसेप्ट तो वही लगेगा। ओके, अगर वापस ऐसा हो गया तो इजी हो जाएगा, क्यों? इसको निकालना इजी हो जाएगा। ऐसी अगर सिचुएशंस बनी तो फिर हमारे सिलेबस में नहीं है, बट अगेन जैसे कि डी ब्लॉक आ गया, तो डी ब्लॉक में अगर हम ऐसे 5 बनाए तो यहाँ पे पूरे 5 फिल है और यहाँ पे 6 है और 1, तो वो 6 वाला इजी है। कंसेप्ट वही रहेगा, बट हमारा तब पी तक ही सीमित है सिलेबस में, बट कंसेप्ट वही रहेगा आगे में। अंडरस्टूड? ओके, तो यहाँ तक का कर लेना और आगे अगर कोई न्यूमेरिकल होता हो देख लेते हैं हम, तो दैट यू कैन ट्राई। ओके, ये कौन सा है? 3.6। सो 3.7 विल हैव ये नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, दैट वी विल डिस्कस। ओके, टुमारो हॉलीडे, अंडरस्टूड? ओके, तो यहाँ तक का बुक में से रीड कर लेना, लेकिन कंसेप्ट हमने समझ लिए हैं, बट छोटी छोटी चीजें जो है वो रीड कर लेना बुक में से।